Hello, my dear friends. This is the second part regarding the production of witness, summons and warrant. मॉर्निंग में हमने आपको या फर्स्ट पार्ट में हमने आपको सम्मन्स क्या है, कब इशू हो सकता है, सम्मन और वारंट में अंतर क्या है, बाकी सारी चीज़ें हमने मैक्सिमम टाइम लेकर के नियर अबाउट मोर देन 1 आवर हमने उस पार्ट को कंप्लीट कर दिया। अब हम नियर अबाउट 30 मिनट्स यूज करेंगे और इसमें हम आपको वारंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब हम वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ये रहा हमारा वारंट ऑफ अरेस्ट। तो इसमें हम सेक्शन 70 से लेकर के 81 तक के सेक्शंस मेंशन है, लेकिन हम यहाँ पे टोटल सेक्शन डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे 77 से लेकर के मेरा प्लान यही है कि इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वहाँ से हम डिस्कस करेंगे। ये आपका सेक्शन था जिसको कि हम डिस्कस करने का प्लान बना रखे हैं। जो नियर अबाउट 4 सेक्शंस है उसको आप डील कर लीजिएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो अब यहाँ पर हम आएंगे, क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करने का प्रेशर है, टाइम भी बहुत खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं कि वारंट क्या है। तो मॉर्निंग में हमने आपको डिस्कस किया था कि सम्मन्स क्या होते हैं। सम्मन सिविल में भी होते हैं, क्रिमिनल में भी होते हैं। तो इसी तरह वारंट में जब हम आएंगे तो वारंट की काइंड में जब हम इंटर करते हैं तो वारंट की काइंड में हम दो तरह के वारंट पाते हैं। पहला वारंट हमें आता है कि अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट, या इसको आप कह सकते हैं कि वर्क फॉर द वारंट फॉर द अरेस्ट। दिस इज द फर्स्ट टाइप्स ऑफ warrant. And second types of warrant is that a warrant for the search. Warrant for the search here means is that a warrant is issued for the search. If you see the sections wise, both are the totally different. Here is that arrest warrant has been mentioned section 78 to 81, while the section search warrant has been mentioned regarding the sections regarding section 93 to 98। सर्च वारंट क्या होता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, कोई व्यक्ति है, उसके रिगार्डिंग कोई सर्च करना होता है तो यहाँ पे सर्च वारंट इशू होता है। और यहाँ पे जब व्यक्ति को अपीयर करने के लिए, कंपेल करने के लिए जैसे होता है, तो उसको व्यक्ति को कोर्ट में सम्मन इशू हो गया लेकिन वह आ नहीं रहा है, तो इस तरह के मामले में हम वारंट इशू करने की बात होती है। इसको हम अरेस्ट वारंट कहते हैं। तो वारंट कितने तरह के हो गए, वारंट हमें दो तरह के हो गए, अरेस्ट वारंट हो गए और सर्च वारंट हो गए। अब अरेस्ट वारंट का सेक्शन क्या है, सेक्शन 70 टू 81 है, और सर्च वारंट का सेक्शन 93 टू 98 है। अब हम यहाँ पे अरेस्ट वारंट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारा प्लान है कि अरेस्ट वारंट को दो पार्ट में डिवाइड करें। अब जब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज होता है कि कौन कौन होते हैं, बेलेबल वारंट होते हैं और नॉन बेलेबल वारंट होते हैं। देखिए एग्जाम में दोनों बहुत ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट के रिगार्डिंग। क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम लोग केयर नहीं करते हैं कौन सेक्शन बेलेबल वारंट है, कौन सेक्शन नॉन बेलेबल वारंट है, तो इस तरह का हमें ध्यान में रखना होता है। तो अब बेलेबल वारंट क्या होता है, नॉन बेलेबल वारंट क्या होता है। जब हमसे इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द बेलेबल वारंट, किस सेक्शन में मेंशन किया गया है, क्या है, तो वहां पर मैंने इसको प्रयास किया था बताने का और बता भी दिया था। तो अब हमने देखा कि वारंट कितने तरह का होता है। तो वारंट दो तरह का होता है। एक वारंट हमें अरेस्ट करने के लिए होता है, व्यक्ति को कंपेल किया जाता है, उसके अपीयरेंस के लिए होता है। और सेकेंड पार्ट जो होता है, सेकेंड टाइप के जो वारंट होते हैं, डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए होते हैं या व्यक्ति के रिगार्डिंग होता है, तो सर्च वारंट हो गया। और फिर हम अरेस्ट वारंट के कितने पार्ट हुए, अरेस्ट वारंट के दो पार्ट हुए। अब हमारे कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर एक एरो बनाते तो यहाँ पे शायद बनता, बहुत बढ़िया बनता, क्योंकि इसी के पार्ट है ये इसी के पार्ट है ये। तो सर्च वारंट अरेस्ट वारंट का पार्ट है। वारंट ऑफ अरेस्ट तो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। बिलेबल वारंट होता है, नॉन बिलेबल वारंट होता है। तो बिलेबल वारंट को हम शॉर्ट में BW कहते हैं और नॉन बिलेबल वारंट को हम NBW कहते हैं। जब प्लूरल में रहेगा तो यस लगा लेंगे, सिंगुलर में रहेगा तो यस नहीं लगाएंगे। तो बिलेबल वारंट क्या होता है, नॉन बिलेबल वारंट क्या होता है, तो सबसे पहले वर्डिंग पर आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन हमें एक चीज को मिलेगा, वारंट। वारंट यहाँ पर भी है और वारंट यहाँ पर भी है।
तो जब वारंट दोनों जगह यूज हुआ है तो इसका मतलब कि वारंट फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को वारंट होना जरूरी है। इसीलिए कई बार इंटरव्यू में जब पूछा जाता है कि बिलेबल वारंट का कौन सेक्शन है, तो हम लोग सारा एम्फेसाइज कहाँ करते हैं, सारा एम्फेसाइज हम 71 पे कर देते हैं। लेकिन हमें 71 के साथ साथ हमारा एक पार्ट ये भी है कि हमें 70 भी कवर करना चाहिए। क्यों 70 कवर करना चाहिए? सबसे पहले वारंट होना चाहिए। अगर वारंट नहीं है तो क्वेश्चन एराइज नहीं होता है कि बिलेबल वारंट है कि नॉन बिलेबल वारंट है। तो जैसे कि हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं ना, जैसे कि कल्पेबल पहले होमिसाइड होना चाहिए। अगर होमिसाइड है ही नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं राइज होगा कि कल्पेबल होमिसाइड है कि मर्डर है। तो बेसिक कंडीशन होना चाहिए कि होमिसाइड होना चाहिए। तो इसी तरह से दोनों में, इसीलिए हमने क्या लिया है कि दोनों में कॉमन सेक्शन यूज किया है। कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है, सेक्शन 70 कॉमन है दोनों में, यहाँ पर भी कॉमन है और सेक्शन 70 यहाँ पर भी कॉमन है। अब रही बात की बिलेबल वारंट क्या है, तो जब बिलेबल वारंट का हम रिप्लाई करेंगे तो स्पेसिफिकली कहता है कि वे वारंट जो सेक्शन 70 में इशू होते हैं लेकिन कुछ स्पेसिफाइड पर्पज के लिए इशूड होते हैं जो कि सेक्शन 71 में मेंशन है, तब वह वारंट बिलेबल वारंट में कन्वर्ट हो जाता है। वह वारंट किस में कन्वर्ट होता है? बिलेबल वारंट में कन्वर्ट होता है। अब ये कह रहा है कि जो नॉन बिलेबल वारंट इशू होते हैं, नॉन बिलेबल वारंट को, इसमें भी पहला कंडीशन यही होना चाहिए कि पहले वारंट होना चाहिए। अगर वारंट होना चाहिए और वारंट किसका होना चाहिए? नॉन बिलेबल वारंट का, मतलब इस तरह का वारंट हो जिसमें कि उसे बेल देने की जरूरत नहीं है। बेल आप नहीं देंगे, सीधा क्या करेंगे, आप उसे अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। अगर लेमैन की भाषा में पूछा जाए कि बिलेबल वारंट क्या है और नॉन बिलेबल वारंट क्या है, तो बिलेबल और नॉन बिलेबल वारंट में यही अंतर आता है कि बिलेबल वारंट में जब वारंट इशूड कराने के लिए आप लेकर के जाएंगे, पुलिस या प्राइवेट व्यक्ति लेकर के जब जाएगा, तो बिलेबल वारंट में कुछ कंडीशन के साथ उसके वहां पे अरेस्ट करेगा। अरेस्ट करने के बाद उसको बिलेबल वारंट में रिलीज कर देगा, क्योंकि वारंट क्या है? बिलेबल वारंट है। देखिए, हम सबसे पहले अभी अपने क्लास में हमेशा से यही कहते हैं कि चाहे नॉर्मल बिल की बात हो चाहे एंटिसिपेटरी बिल की बात हो, दोनों इन्फोर्समेंट में तभी आते हैं जब व्यक्ति अरेस्ट होता है। अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो वहां पर हम उसको, मतलब कि बेल की बात ही नहीं राइज होगी। तो बेलेबल वारंट में भी जब बेल इश्यूड कराने जाएंगे तो पहले आप अरेस्ट करेंगे। ठीक है कि वह अरेस्ट नॉमिनल होता है, बाय वर्ड होता है, वह अरेस्ट 1-2 मिनट के लिए होता है, लेकिन अरेस्ट होगा ही होगा। तो अरेस्ट होगा तभी ऑन द स्पॉट बिलेबल वारंट में आप बेल दे देंगे। लेकिन नॉन बिलेबल वारंट में क्या होता है? आप अरेस्ट करेंगे लेकिन ऑन द स्पॉट उसको बेल आप नहीं देंगे, उसे कोर्ट में ला करके प्रोड्यूस करना ही होगा। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है? 2 पॉइंट में सिमिलरिटी है दोनों में सिमिलरिटी है कि पहले दोनों वारंट होने चाहिए। ए भी वारंट होना चाहिए, ए भी वारंट होना चाहिए। और दोनों में एक अन्य सिमिलरिटी क्या है कि दोनों अप्लीकेबल होते हैं, आफ्टर कस्टडी अप्लीकेबल होते हैं। क्या होते हैं? आफ्टर कस्टडी अप्लीकेबल होते हैं। एक मिनट, एक और इसका मेथड था, इसमें बहुत ही अच्छा नोट करने का मेथड था, मुझे लगा कि इसको भी यूज करना चाहिए। हाँ, जैसे मान लीजिए इसका कंडीशन ये है कि इसमें कंडीशन है कि आफ्टर आफ्टर कस्टडी, अगर मतलब आफ्टर अरेस्ट, ये भी आफ्टर अरेस्ट ही एप्लीकेबल होता है। आफ्टर अरेस्ट, अब आफ्टर अरेस्ट जब एराइज होगा तो वहां पे ठीक है कि फॉर टाइम बिंग जैसे भी कंडीशन होगा वो फुलफिल होगा, उसे आप रिलीज कर देंगे। जैसे कंडीशन क्या होता है, हम एग्जांपल के रूप में सेक्शन 71 जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। अब इसी तरह की बात आ गई कि अगर हम नॉन बिलेबल के मामले में भी अगर हम एराइज करते हैं तो नॉन बिलेबल में भी यही होगा। नॉन बिलेबल में ये है, नॉन बिलेबल में, नॉन बिलेबल में क्या है, नॉन बिलेबल में भी ये आता है आफ्टर अरेस्ट ही आता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। तो दोनों बोथ आर एप्लीकेबल आफ्टर द अरेस्ट। देखो, मैं पढ़ाता कम हूँ लेकिन सीखने का प्रयास ज्यादा करता हूँ कि फ्यूचर में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तुम लोग कहोगे कि, तुम लोग के बच्चे आएंगे कहेंगे सर को कुछ टेक्नोलॉजी मालूम ही नहीं है। तो इसीलिए पहले से सीख रहा हूँ टेक्नोलॉजी भी, दोनों काम, पढ़ाई और टेक्नोलॉजी दोनों। तो दोनों मामले में क्या होता है? आफ्टर अरेस्ट होता है। तो इस तरह से क्लियर हो गया पॉइंट को। इस तरह से अब देखो ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे तो आफ्टर अरेस्ट ये भी हो गया, और जब हम इसको लेते हैं तो ये भी आफ्टर अरेस्ट हो गया। तो आफ्टर अरेस्ट दोनों होगा, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पर आफ्टर अरेस्ट के मामले में आप, यू आर बाउंड टू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, आपको क्या करना है? प्रोड्यूस, कोर्ट में आपको प्रोड्यूस करना है। लेकिन जब यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर आने से ये होगा कि
यहाँ पर आप उसको अरेस्ट करने के बाद अगर कंडीशन फुलफिल करना है तो आपको रिलीज कर देना है, रिलीज एट वंस। क्या करना है आपको? रिलीज एट वंस कर देना है। कहा नहीं ले रहा है भाई, रिलीज एट वंस लिखा क्यों नहीं रहा है इसमें? हाँ ये सारी रिलीज एट वंस कर देना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब वारंट कितने तरह के? दो हो गए, अरेस्ट वारंट हो गए और सर्च वारंट हो गए। अब इसके बाद से हम देखेंगे कि अरेस्ट वारंट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, बिलेबल वारंट होते हैं, नॉन बिलेबल वारंट होते हैं। अब बिलेबल वारंट क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिफिनेशन देखना चाहेंगे। और डिफिनेशन ये है इनके बारे में कि एक केस डिसाइड किया गया, संजय गांधी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का एक केस है। केस का क्या नाम है? संजय गांधी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। किसने डिसाइड किया है? पटना हाई कोर्ट ने इसको डिसाइड किया। 2018 का एक करंट जजमेंट भी है। इस जजमेंट में पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 71 ऑफ द सीआरपीसी डील्स बिलेबल वारंट। इस केस में क्या कहा गया था? कौन सा सेक्शन बिलेबल वारंट को डील करता है? 71 बिलेबल वारंट को डील करता है। इसमें होता क्या है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? इसमें ये होता है कि इसको इसमें ये होता है कि वेयर द पर्सन sought टू बी अरेस्टेड कैन बी रिलीज्ड ऑन एक्सक्यूशन ऑफ बॉन्ड विद सफिशिएंट श्योरिटी। इसमें क्या होता है कि अगर पर्सन बॉन्ड भरने के लिए ऑन द स्पॉट अगर रेडी है तो वहां पे सफिशिएंट श्योरिटीज के साथ तो वहां पे उसको तुरंत रिलीज कर दिया जाता है। तो बिलेबल वारंट क्या है, किस केस का नाम से आप याद करेंगे? संजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, जिसमें बिलेबल वारंट को डिफाइन किया गया था। क्योंकि देखो हमारे यहाँ सीआरपीसी में तो वर्ड बिलेबल वारंट यूज ही नहीं होता है। आप सेक्शन 71 देख लेंगे, कहीं भी बिलेबल वारंट यूज नहीं हुआ है। अब हम आते हैं नॉन बिलेबल वारंट की डिफिनेशन क्या है। तो इसमें हमने अभी अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट पढ़ा था, इंदर मोहन गोस्वामी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तरांचल एंड अदर्स का केस था। तो इस केस में क्या हुआ था? इस केस में यही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि नॉन बिलेबल वारंट कब इशू होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया था, कहा कि भाई नॉन बिलेबल वारंट बहुत ही सीरियस नेचर का होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब आप नॉन बिलेबल वारंट इशू करते हैं तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इस मामले में इन्वॉल्व्स इंटरफेरेंस विद द पर्सनल लिबर्टी। आप किसी न किसी व्यक्ति के पर्सनल लिबर्टी में इंटरफेयर कर रहे हैं। जैसे कि जब हम सम्मन इशू करते हैं तो हम पर्सनल लिबर्टी में इंटरफियर नहीं करते हैं, एक रीजनेबल टाइम देते हैं कि अब 10 दिन के भीतर या 10वें दिन 20वें दिन 1 महीने बाद आपको कोर्ट में प्रोड्यूस होना है। अगर बिलेबल वारंट अगर हम इशू कर देते हैं तो उसमें भी एक रहता है कि अगर पार्टी रेडी है तो वहां पे बॉन्ड इश्यूट कर देगा और ऑन द स्पॉट वहां पर छोड़ दिया जाता है। और नॉन बिलेबल वारंट में तो आप जितना भी रिक्वेस्ट करना है कर लीजिए, अगर पुलिस अगर पहुंच गई है तो एक बार अरेस्ट करके लाएगी और कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। तो आप देखिए कि बिलेबल वारंट में जहां पर कि जैसे मान लीजिए कि हमारे ऑफिस में पुलिस हमें अरेस्ट करने के लिए आ जाए और कोर्ट ने वहां देखा है कि भाई कृष्ण मुरारी तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो इसको नॉन बिलेबल वारंट अगर इशू कर देंगे तो पुलिस एकदम हथकड़ी पहनाएगी, या हथकड़ी नहीं पहनाएगी लेकिन गाड़ी में बैठाएगी और गाड़ी में लेकर के आकर के हमारे सामने प्रोड्यूस कर देगी। तो वहां पर यूनिवर्सिटी में अगर बच्चे देखेंगे कि उसका टीचर या अरेस्ट हो गया है तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। तो वहां पे क्या होगा, टेक्निकल फॉर्मेट में हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। कैसे होगा? तो कोर्ट हमें बिलेबल वारंट इशू करेगी। बिलेबल वारंट जब आएगा तो पुलिस हमारे चेंबर में आएगी, तो वहां हम उसको बैठाएंगे, दरवाजा बंद कर देंगे और वहां पे हम क्या करेंगे, पुलिस कहेगी कि भाई ये एक कंडीशन है, आपको इतने पैसा बॉन्ड, इतने पैसे का बॉन्ड भरना है, इतना आपको सिक्योरिटी चाहिए, 2 सिक्योरिटी लाना है, 4 सिक्योरिटी लाना है। तो मैं वहीं पे क्या करूंगा कि 2 लोगों को बुला करके सिक्योरिटी दे दूंगा, बॉन्ड दे दूंगा, पैसा दे दूंगा और उस पर साइन कर दूंगा, पुलिस उसको लेकर के चली जाएगी। तो इस तरह से मेरा अरेस्ट तो हुआ टेक्निकल रूप से, लेकिन पब्लिकली हुआ ही नहीं और पब्लिक को कोई जान भी नहीं पाया कि मेरा अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से होता है क्या कि नॉन बिलेबल वारंट में आपका रेपुटेशन भी बना रहता है और कोर्ट की प्रोसीडिंग भी चलती रहती है। तो इस केस में कहा गया था कि इंदर मोहन गोस्वामी केस में हुआ क्या था कि एक्चुअली क्या होता है कि कोर्ट भी बहुत ही एरोगेंट होते हैं, उनको एकदम ऐसा लगता है कि अब मान लीजिए कि टीचर ने कभी अटेंडेंस दिया ही नहीं, कभी गुस्साया हुआ है या कुछ मैटर है, तो क्या करते हैं जैसे मौका पाते हैं पर्सनल दुश्मनी के निकालने के लिए भी, जहां पर सम्मन भी इशू करना होता है वहां पे वो नॉन बिलेबल वारंट इशू कर देता है। तो कोर्ट ने इसमें कहा था कि देखिए भाई 3 मेथड है इसमें व्यक्ति को कंपेल करने का, तो 4 मेथड है
जैसे 4 मेथड में कौन कौन आता है, जैसे कि 3 मेथड के 2 पार्ट हैं। पहला मेथड सम्मन होता है, दूसरा मेथड होता है कि वारंट होता है। वारंट के 2 पार्ट होते हैं, बिलेबल वारंट होते हैं, नॉन बिलेबल। अगर इसको हम सेपरेट कर लेंगे तो 4 हो जाएंगे, अगर नहीं सेपरेट करेंगे तब तो 3 होंगे। तो पहला सम्मन हो गया, दूसरा बिलेबल वारंट हो गया, तीसरा नॉन बिलेबल वारंट हो गया, चौथा आपका प्रोक्लेम्ड अफेंडर एंड आफ्टर द प्रोक्लेम्ड अफेंडर अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये हमारे 4 तरह के मेथड हो गए। तो कोर्ट ने इसमें यही कहा था कि जब आप नॉन बिलेबल वारंट इशू करते हैं तो वहां पे पर्सनल लिबर्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बेस्ट बेस्ट ये है कि सबसे पहले आप सम्मन इशू करिए, इसके बाद नॉन बिलेबल वारंट इशू करिए, और इसके बाद बिलेबल वारंट इशू करिए, और लास्ट ऑप्शन अगर कुछ नहीं बचता है आपके पास तो आप नॉन बिलेबल वारंट इशू करिए। तो इस तरह का यही इसमें बताया गया था, और इससे कुछ ज्यादा नहीं है। एक लाइन में यही लिखना है तुम लोग को, इन द केस ऑफ इंदर मोहन गोस्वामी केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड दैट नॉन बिलेबल वारंट मस्ट बी इशूड इन द लास्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू द समन, सेकेंड प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू द बिलेबल वारंट, एंड थर्ड प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू द नॉन बिलेबल वारंट। अगर हम 204 का जब मीनिंग पढ़ेंगे तो वहां पर भी पार्लियामेंट का यहीं पर इंटेंशन था। पार्लियामेंट का इंटेंशन यही था, जैसे क्लास ए कहता है कि सम्मन केस में सम्मन शैल बी इशूड, और वारंट केस में वारंट में बी इशूड। इसका मतलब ये था कि वारंट केस में सम्मन और वारंट दोनों इशू हो सकता है। तो इसका यही था। तो इस केस के माध्यम से हमने निष्कर्ष निकाला कि फर्स्ट प्रायोरिटी में बिलेबल वारंट का देना चाहिए और सेकेंड प्रायोरिटी हमें नॉन बिलेबल वारंट का देना चाहिए। अब इस केस के बाद, इन दोनों केसों के बाद हम आते हैं आपको फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। फॉर्म क्या होता है भाई? फॉर्म होता है, जैसे इसी फॉर्म में हमने आपको बताया भी था कि एक फॉर्मेट होता है, वारंट इशू करने का फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट के हिसाब से इशू होते हैं। तो फॉर्मेट का तो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्या है कि कौन सा फॉर्मेट होगा, लेकिन अभी मैं 1 मिनट लगेगा, देख देता हूँ फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट आपको फॉर्म नंबर 2 में दिया गया है। तो सम्मन का जो फॉर्मेट था, यहाँ पे करेक्शन करना होगा मुझे। करेक्शन है यहाँ पे, यस करेक्शन है। करेक्शन ये कर लूंगा, करेक्शन मतलब ऐड कर लूंगा कि यहाँ पे फॉर्म नंबर 2 आपको ऐड करना है। तो जब फॉर्मेट होगा तो फॉर्मेट, जैसे सम्मन का फॉर्मेट किस में दिया था, फॉर्म नंबर 1 में, और वारंट का फॉर्म किस में दिया हुआ है, तो 2 में। तो बहुत इजी भी है। शेड्यूल की फर्स्ट फॉर्म क्या है, शेड्यूल 2 का फर्स्ट फॉर्म, शेड्यूल का फर्स्ट फॉर्म ये है कि फॉर्म नंबर 1 है, और सम्मन का और वारंट का फॉर्म नंबर 2 है। तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो वारंट कैसे लिखना है, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, सिग्नेचर सब कुछ दिया हुआ है, सिग्नेचर कैसे होगा, सब कुछ पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्म नंबर 2 में दिया हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि हाँ, एवरी वारंट इशूड, अरेस्ट ऑफ वारंट कौन इशू कर सकता है, तो ये कह रहा है कि वारंट, अरेस्ट ऑफ वारंट सिर्फ और सिर्फ कोर्ट द्वारा ही इशू किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पुलिस वारंट इशू नहीं कर सकती, पुलिस आपको वारंट इशू नहीं कर सकती। और पिछली क्लास में बताया था कि सम्मन भी पुलिस इशू नहीं कर सकती, मतलब सम्मन और वारंट दोनों कौन इशू करता है, राइटिंग करता है। और दूसरी सिमिलरिटी ये थी दोनों में कि दोनों में ही राइटिंग में होना चाहिए, सम्मन भी राइटिंग में होना चाहिए और वारंट भी राइटिंग में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये था साइन। साइन पर हम अंतर बताएंगे आपको, साइन पर क्या अंतर है। साइन पर अंतर यह है कि जब हम वहां पर देख रहे थे, तो जब हम सम्मन में देख रहे थे तो सम्मन में दो लोग साइन कर सकते हैं। एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट कर सकता है, और दूसरा वहां पर ये कर सकता है कि जो किसी और व्यक्ति को अगर अथराइज कर दिया जाए तो वह व्यक्ति भी डॉक्यूमेंट सम्मन पे साइन कर सकता है। तो जैसे अभी अभी मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ बैक में ही अंतर, डिफरेंस दोनों में क्या है। देखो डिफरेंस दोनों में यही है कि देखो, पहला डिफरेंस तो नंबर ऑफ कॉपीज का मैं बताया था कि नंबर ऑफ कॉपीज में यहाँ पे डुप्लीकेट इशू होता है। क्या होता है, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मैंने 2 कॉपी, और यहाँ पे क्या होती है, 1 कॉपी इशू होती है। लेकिन वहां दूसरा पॉइंट है सिग्नेचर का। यहाँ पे देखो, सिग्नेचर सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट, यहाँ पे कौन कर सकता है, सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही कर सकता है। साइन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट। सच कोर्ट भी यहाँ ए भी कर सकता है, और दूसरा कौन कर सकता है, बाय एनी अदर ऑफिसर एज अथराइज्ड बाय हाई कोर्ट, और दूसरा अदर ऑफिसर भी कर सकता है। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ही करेगा। और जो इस पार्ट में जब हम आते हैं कि सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया गया, हाई कोर्ट कैन नॉट अथराइज एनी ऑफिसर टू पुट देयर सिग्नेचर।
तो यहाँ पर भी अंतर आ गया। तो हमने देखा पहला डिफरेंस ये था कि यहाँ डुप्लीकेट कॉपी इशू होती है, 2 कॉपी होती है, यहाँ 1 कॉपी इशू होती है। दूसरा था कि यहाँ सिग्नेचर की बात है, तो यहाँ सिग्नेचर 2 आदमी कर सकता है, कोर्ट भी कर सकता है और पब्लिक ऑफिसर जिसको हाई कोर्ट अथराइज करे वह भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट अथराइज नहीं कर सकेगा, वारंट के मामले में सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही सिग्नेचर कर सकता है। तो इस तरह का हमने पॉइंट को देख लिया। यस, अब हम फिर से बैक में आते हैं जहाँ से स्टार्ट थे। तो इस तरह का डिफरेंस है, हम लोग ऑलरेडी मॉर्निंग बताया था कि यहाँ काइंड सम्मन का कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है, बिलेबल वारंट का डिफरेंस है और नॉन बिलेबल वारंट का। तो ये सब चीजें हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे ऊपर अभी आकर के। अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि अब यहाँ पे कोर्ट इशू करेगा, इस पॉइंट पे सिमिलरिटी है सम्मन वारंट में। और दूसरा पॉइंट राइटिंग, दोनों सिमिलरिटी है। तीसरा पॉइंट साइन के मैटर पे यहाँ डिफरेंस है। साइन के मैटर में वारंट में सीरियस मैटर है, किसी के लाइफ लिबर्टी का सवाल होता है, तो सिर्फ कोर्ट का ऑफिसर ही, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही कर सकता है। कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज होता है, तो जज ही सिर्फ साइन करेगा। लेकिन सम्मन में हम देख रहे थे जज भी कर सकता है और हाई कोर्ट किसी और ऑफिसर को ऑथराइज करे तो वो भी कर सकता है। तो दूसरा अंतर हमारा इस पर सम्मन और वारंट में इस पॉइंट पर हो गया। तीसरा अंतर हो गया कि तीसरा जो पॉइंट है कि सील ऑफ द कोर्ट हो गया। तो सील पर कोई डिफरेंस नहीं है, वहां पर भी सील ऑफ द कोर्ट होना चाहिए, यहाँ पर भी सील ऑफ द कोर्ट होना चाहिए। तो फॉर्म बहुत ही क्लियर हो गया कि कोर्ट कौन इशू करेगा सम्मन, कोर्ट करेगा। कैसे करेगा, राइटिंग करेगा। साइन कौन करेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट करेगा और कोर्ट का सील होगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि अगर एक बार सम्मन इशू कर दिया गया तो कब तक कंटिन्यू रहता है। कह रहा है कि इसके 2 पार्ट हैं, ये कब तक कंटिन्यू रहेगा। कह रहा है एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट व्हिच इट इशूड। ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि जो कोर्ट इशू किया है वह इसको कैंसिल ना कर दे, या अगर बाई चांस वो कैंसिल नहीं करता है तो ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि इसको एक्यूट न कर दिया जाए, जब तक कि वारंट एक्यूट न हो जाए, मतलब जब तक कि एक्यूट अरेस्ट न कर लिया जाए। तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि एक बार वारंट अगर इशू हो गया तो कितने दिन में बाद वो लैप्स हो जाएगा, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200, 400, 500 दिन। बाय चांस कोई ऐसा केस है कि जैसे मान लीजिए कि उस व्यक्ति को कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया और कोर्ट का ध्यान उतर गया उसका उसका कि कैंसिल करें ना करें, और वो व्यक्ति अरेस्ट नहीं हो रहा है, उसको हो गए 2 साल। तो क्या 2 साल तक वो कंटिन्यू रहेगा? यस, वो 2 साल तक कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि दूसरा कंडीशन यही है कि अनटिल, देखो आर वाला जो पॉइंट है ना, आर अंटिल इट इज इश्यूटेड, तो इसी पॉइंट से निकल करके आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव का प्री का क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन आता है। तो हम फॉर्म देख लिए, और फॉर्म में एक और बात है कि उसका भी स्टार्टिंग सेक्शन यही था, फॉर्म था सेक्शन 61 का और सम्मन का, और इसका भी स्टार्टिंग सेक्शन फॉर्म ही है सेक्शन 70 का। क्योंकि तुम्हें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हमेशा आता है किस कहाँ से कहाँ तक सम्मन है, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक, और किस सेक्शन से वारंट है कहाँ से कहाँ तक, तो याद करने का सब तरीका है। अब हम तीसरे पॉइंट पर आएंगे। जब तीसरे पॉइंट पर आएंगे तो पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बिलेबल वारंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम बिलेबल वारंट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये देखो, ये वर्डिंग तो नहीं लिखी गई है लेकिन हम इसको बिलेबल वारंट कहते हैं। बिलेबल वारंट होता है। कहाँ भाई, लिखने बड़ा फास्ट लिख दिए क्या? कहाँ नहीं ले रहा है, बहुत फास्ट लिख दिए थे। बिलेबल वारंट इसको कहेंगे, इसको बिलेबल वारंट कहते हैं। अब देखो बिलेबल वारंट इसको हो गया। अब बिलेबल वारंट के पॉइंट क्या है, बिलेबल वारंट कहता है कि एनी कोर्ट परसुइंग वारंट ऑफ द अरेस्ट। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट द्वारा ये भी इशू होता है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन है। आप कोई कंपेल नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति एज ए मैटर ऑफ राइट कंपेल नहीं कर सकता कि नहीं भाई हमें आप बिलेबल वारंट ही दीजिए। कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट चाहे तो आपको बिलेबल वारंट इशू कर सकती है, कोर्ट चाहे तो नॉन बिलेबल वारंट इशू कर सकती है। लेकिन अभी अभी आपको बताया था कि इस केस में जो ऑनरेबल जस्टिस ने इंदर मोहन के केस में यही कहा था कि ठीक है कि आपका डिस्क्रिशन है कि आप बिलेबल यूज कर सकते हैं, नॉन बिलेबल यूज कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान में रखिए कि जब आप नॉन बिलेबल इशू करते हैं तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पर्सनल लिबर्टी भी इन्वॉल्व होती है। तो इस बात पर आपको ध्यान रखना है।
तो इसीलिए यहाँ पे ठीक है कि आपका मे है, लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन है आपका जुडिशियस माइंड के साथ है, अप्लाई होना चाहिए। अब हम आते हैं कि इसको जब बाय चांस बिलेबल वारंट किसी के साथ इशू किया गया तो उसमें क्या क्या लिखा जाएगा। तो कोर्ट क्या करेगा, इंडोर्स करेगा ऑन द वारंट दैट। इंडोर्स का मतलब होता है कि कोर्ट उस पर लिख देगा कि इसके साथ वारंट तो लिखेगा ही लिखेगा, लेकिन साथ में उस पर लिख देगा कि एक कब बिलेबल वारंट क्या क्या कंडीशन इसके साथ फुलफिल होना चाहिए। तो कंडीशन में लिख रहा है कि तीन बातें, आपको चार बातें ध्यान में रखना होगा। जैसे मान लीजिए किसी डीन के खिलाफ बिलेबल वारंट इशू हो गया, मान लीजिए डीन को बार बार डायरेक्शन दिया जा रहा है कि कोर्ट में आइए कोर्ट में आइए, लेकिन लॉ फैकल्टी का डीन बहुत ढीठ है, वो कह रहा है कि नहीं हम कोर्ट में जाएंगे नहीं, जो आपको करना होगा कर लेना। अब क्या है, जो अब डीन का जो जज है, अब वही जज को डीन ने पढ़ाया है। अब जज भी सोच रहा है कि अब वो दुविधा में है, क्या करें, डीन के खिलाफ इशू कर दें कि न करें। सोच रहा है यार हमारा गुरु रह चुका है। तो इस तरह से कह रहा है कि ठीक है चलो कोर्ट का काम है तो मुझे करना ही पड़ेगा, एक बार और उनको अपॉर्चुनिटी देता है। पहले तो सम्मन दिया ही था, उन्होंने कहा जो करना है कर लेना। अब कहा कि ठीक है गुरुजी की बात है, तो चलो उसने बिलेबल वारंट दिया। बिलेबल वारंट जब उसने लिखा तो कैसे हम कहेंगे कि वो बिलेबल वारंट है नॉन बिलेबल वारंट है, ये सबसे बड़ी बात होती है। जिस वारंट पर अगर ये चार कंडीशन लिख दी जाए, चार कंडीशन क्या क्या है अभी मैं बता रहा हूँ। आप पहला कंडीशन तो इसका ये है कि वो लिख दे कि हाँ इफ सच पर्सन एक्यूट ए बॉन्ड विद सफिशिएंट श्योरिटी। अगर इस तरह का व्यक्ति रेडी हो जाए कि बॉन्ड एक्यूट करने के लिए, किस तरह के साथ, विद सफिशिएंट श्योरिटी। श्योरिटी क्या मतलब होता है कि पर्सन होता है, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। व्यक्ति की श्योरिटी का मतलब ये होता है कि जैसे वो डायरेक्शन देते हैं कि अगर हम बाई चांस अगर एक्यूड प्रेजेंट नहीं हुआ तो जो हम अमाउंट जमा कर रहे हैं वो अमाउंट हमारा जब्त हो जाएगा। देखो जब थोड़ा सा मेडिवल टाइम में जाएंगे तो सिक्योरिटी के साथ ये प्रॉब्लम आती थी कि पहले ये होता था कि अगर एक्यूट अगर भाग जाता था, एब्सकंड कर दिया जाता था, तो सिक्योरिटी को ला करके ही उसको ट्रायल होता था और सिक्योरिटी को ही वो हो जाता था, जो भी सजा मिलनी चाहिए एक्यूट को उसी को मिलता था। जैसे मान लीजिए कि हम क्राइम किए मर्डर का, हमारी तरफ से विकास ने सिक्योरिटी दे दिया, विकास ने सिक्योरिटी दे दिया और हम भाग गए। तो ओल्ड टाइम में जब जाओगे तो अब हमारी जगह पे किसका ट्रायल होगा, विकास का ट्रायल होगा, और मर्डर के लिए डेथ सेंटेंस का होगा। तो डेथ सेंटेंस किसको दिया जाएगा, विकास को दिया जाएगा। तो लॉ में धीरे धीरे करेक्शन चेंजेस आते गए और अब क्या है कि सफिशिएंट श्योरिटीज का लिमिटेशन रख दिया गया। यहाँ पे श्योरिटीज तो आएगा लेकिन एज ए मनी के रूप में आएगा, वो मनी अपना देगा, प्रॉपर्टी का श्योरिटी देगा, व्यक्ति का नहीं देगा कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम उनकी तरफ से जेल भुगतेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे जो श्योरिटी है, किस तरह की श्योरिटी की बात आती है, यहाँ पे श्योरिटी मनी की रिगार्डिंग होती है। तो अगर प्रोफेसर साहब अगर तैयार हो जाए बॉन्ड भरने के साथ और 20 श्योरिटीज के साथ अपने दो व्यक्तियों के साथ, दो व्यक्तियों को लाना पड़ेगा ना एज गारंटर के रूप में, तो यहाँ पे सफिशियंट श्योरिटीज के साथ, और दूसरा कंडीशन होना कि जो एक्यूट बॉन्ड के साथ, अगर ये दोनों कंडीशन हो रहा है। और तीसरा बात वो लिखेगा फॉर हिज अटेंडेंस, किस बात की आप श्योरिटी दे रहे हैं कि हम अटेंड होंगे, जब भी कोर्ट बुलाएगा हम अटेंड होंगे। वेयर, बिफोर द कोर्ट आई विल अटेंड एट स्पेसिफाइड डे। स्पेसिफाइड डे मतलब जब बुलाया जाएगा तब हम आने को तैयार हैं। तो अगर इस तरह की बातें कोर्ट लिख दिया, और कोर्ट ने इसका मतलब ये है कि जब पुलिस को दे रहा है या एक्यूट कराने के लिए दे रहा है, तो उसके बाद उसके पीछे ये लिख दे रहा है, नीचे ये लिख दे रहा है कि अगर देखो वहां उसको लेकर जाना वारंट और उसको दिखाना, कहना कि देखो जज साहब बोले हैं कि अगर बॉन्ड भर दोगे सफिशिएंट श्योरिटी के साथ और कोर्ट में अपीयर होने के लिए तैयार हो, जिस दिन बुलाया जाएगा स्पेसिफाइड टाइम के लिए, तब हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। अगर तुम इसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो हम अभी अरेस्ट करके लेकर के जाएंगे। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हमने कहा कि यार क्या करें, हमने कहा कि चलो अब इतना जिद भी ठीक नहीं है, हमने कहा लाओ एग्जीक्यूट कर दिया। अब हमने एग्जीक्यूट कर दिया तो पुलिस क्या करेगी, हमें वही मतलब कि वारंट लेकर के चली जाएगी, बस कि नहीं वो हो गया, मतलब कि सर्व हो गया बिलेबल वारंट में। तो इस तरह का इसका यही फायदा होता है कि व्यक्ति को मतलब फिजिकली अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव अरेस्ट यहाँ पर होता है, तो इसको हम कहते हैं बिलेबल वारंट कहते हैं। अब अगला कंडीशन है कि सेल बी रिलीज फ्रॉम कस्टडी। अगर इस तरह के व्यक्ति तैयार हो गया तब तो समझ लीजिए कि कोई भी उसे कस्टडी में नहीं लेगा। सेल बी रिलीज फ्रॉम सच कस्टडी, फ्रॉम कस्टडी। अब फ्रॉम कस्टडी का मतलब अभी मैं कर रहा था कंस्ट्रक्टिव कस्टडी होगा, एक बार वारंट इशू हुआ है कंस्ट्रक्टिव कस्टडी होगा, इसके बाद ही
बेलेबल वारंट इंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर ये होता है, जैसे एंटिसिपेटरी बेल होता है, बेल तो आप पहले पा जाते हो, लेकिन इन्फोर्समेंट में कब आता है, जैसे ही अरेस्ट होते हो वैसे ही वो इन्फोर्समेंट में आ जाता है। तो वहीं बात बेलेबल वारंट की होती है। अब यहाँ पे जब इंडोर्समेंट करेगा तो क्या क्या चीजें लिखनी पड़ेगी, वहां पर स्पेसिफाइड कर देगा, बाकी चीज तो लिखेगा ही, स्पेसिफाइड कर देगा नंबर ऑफ श्योरिटीज। अब नंबर ऑफ श्योरिटी, कितने श्योरिटीज आपको देना है, प्रोफेसर साहब को 2 देना है, 4 देना है, 1 देना है, नंबर ऑफ श्योरिटीज वहां लिखेगा, पहला कंडीशन। अमाउंट, अमाउंट कितना देना होगा ये लिखा जाएगा। और अमाउंट में एक और बात ध्यान में रखनी होगी, अमाउंट में जो व्यक्ति एक्यूज है उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा। जैसे 2 लाख आए हैं तो 2 लाख में कोर्ट ऐसे फिक्स कर सकती है कि एक्यूज 1 लाख का बॉन्ड भरेगा और 2 श्योरिटी है 50-50 हजार का बॉन्ड भरेंगे। तो कोर्ट को लिखना पड़ेगा कि भाई जो व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है, हु इज अरेस्ट, जो व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है वह कितना का बॉन्ड भरेगा, और जो श्योरिटी है, एंड देखो दे विच दे एंड द पर्सन फॉर हुज, ये दे मतलब श्योरिटी है, जो श्योरिटी है वो कितना अमाउंट पे भरेगा, और जो एक्यूड है वो कितना होगा। देखो लिखा हुआ ना कि आर रेस्पेक्टिवली बॉन्ड, आपको इस पे बताना होगा कौन कितना बॉन्ड भरेगा। तो पहला होगा श्योरिटी, कितने श्योरिटी की जरूरत है, दूसरा हो गया अमाउंट की जरूरत है, तीसरा होगा टाइम की, किस पार्टिकुलर टाइम को आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है। तो इस तरह का आपका 3 पॉइंट हो गया यहाँ पे। अगर 3 पॉइंट फुलफिल हो रहा है और वो रेडी है इस तरह का करने के लिए, तो वो बिलेबल वारंट कहलाएगा, ठीक ना। और बिलेबल वारंट के कंडीशन क्या है कि बिलेबल वारंट दे दिया तो पुलिस की क्या ड्यूटी है, उस बॉन्ड को लेने के बाद एक्यूज से कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। इस तरह की प्रोसेस है, इसको बिलेबल वारंट कहते हैं। ये इंटरव्यू का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, अब इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया, सेक्शन 71 टॉक्स अबाउट द बिलेबल वारंट। तो जहां पर इस तरह का प्रावधान हो बिलेबल वारंट कहेंगे, और बाकी मैटर में जहां पर कुछ इस तरह का न लिखा जाए वो नॉन बिलेबल वारंट ही होगा। मतलब जाइए अरेस्ट करके लाइए, चाहे जो भी कहे कि नहीं 10 लाख ले लो, 10 करोड़ ले लो, 50 करोड़ ले लो, कुछ नहीं, बस जाओ अरेस्ट करके लेकर के आओ, ये नॉन बिलेबल वारंट होगा। अब हम आते हैं वारंट टू होम डायरेक्टेड। वारंट टू होम डायरेक्टेड ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम सम्मन में देख रहे थे, सम्मन में सम्मन कौन सर्व करेगा, सम्मन सर्व करने का प्रोसीजर हम बता रहे थे कि या तो वहां पर पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट करेगा। वहां पे प्राइवेट पर्सन का इंडल्जमेंट नहीं था, प्राइवेट पर्सन को आप नहीं देंगे कि तुम ले जाओ वारंट इस्कूट करके, सम्मन इस्कूट करके लेकर आओ, सर्व करा कर लाओ। लेकिन यहाँ पे वारंट में प्राइवेट पर्सन को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, क्योंकि देखो प्राइवेट पर्सन से कई काम लिए जाते हैं, जैसे अरेस्ट करने का भी है कि प्राइवेट पर्सन को हम अरेस्ट करने के लिए मतलब अथराइज किए हुए हैं, और प्राइवेट पर्सन को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी हम अथराइज कर रखे हैं कि नहीं प्राइवेट पर्सन से इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। तो जैसे हम लोग देख रहे थे कि सेक्शन 43 है कि प्राइवेट पर्सन अरेस्ट भी कर सकता है, और इसी तरह का हम सेक्शन जब देखते हैं सेक्शन 37 भी देखते हैं कि पब्लिक कब मजिस्ट्रेट को अरेस्ट करे, असिस्ट करेगी, पुलिस को कब असिस्ट करेगी। तो हमारे काम का मतलब ये है कि क्रिमिनल लॉ में हमने कई जगह पर प्राइवेट व्यक्ति की हेल्प लेते आए हैं, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति का हेल्प हेल्प लेना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में यही हम लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम ये लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि वारंट टू होम डायरेक्ट, रूल तो यह है कि वारंट जब भी डायरेक्ट होगा तो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट होगा, लेकिन ये प्राइवेट व्यक्ति को कब अरेस्ट हो एग्जीक्यूट हो सकता है। प्राइवेट व्यक्ति को एग्जीक्यूट होने के लिए प्राइवेट व्यक्ति से हम कब डायरेक्शन देंगे, तो इसमें कंडीशन होने चाहिए। क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, पहला तो इसमें 2 कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है आ, पहला वो कहाँ गया ये, तो डाउनलोड आ गया, सीखते सीखते कुछ ज्यादा ही सीख ले रहा हूँ। हाँ भाई पूरा बेकाबू हो गया भाई, वापस जाएगा कि नहीं, चला गया भाई यार, मास्टर हो गया हूँ इससे थोड़ी है, जाएगा क्यों नहीं। अब इसके 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि इमीडिएट एग्जीक्यूशन नेसेसरी है, पहला क्या कंडीशन है, इमीडिएट एग्जीक्यूशन नेसेसरी है। और दूसरा कंडीशन ये है कि वहां पे पुलिस ऑफिसर कोर्ट में है ही नहीं। तो इस 2 कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे तो वहां पर हम प्राइवेट व्यक्ति की हेल्प ले सकते हैं। तो रूल क्या है, रूल क्या यही है कि जब वारंट कौन एग्जीक्यूट करेगा, पुलिस ऑफिसर इसको एग्जीक्यूट कराएगा। लेकिन प्राइवेट व्यक्ति कब हेल्प लेंगे, जब 2 कंडीशन फुलफिल हो। पहला कंडीशन है कि इमीडिएट एग्जीक्यूशन नेसेसरी हो,
और दूसरा कंडीशन है कि पुलिस वहां पे अवेलेबल न हो, इमीडिएट अवेलेबल न हो। इन दो कंडीशन में हम प्राइवेट पर्सन को भी डायरेक्शन दे सकते हैं। ये अगला डिफरेंस है जो सम्मन्स और वारंट में डिफरेंस करता है। ये यही है, मतलब वहां पे सम्मन में प्राइवेट व्यक्ति को हम कभी भी नहीं देते हैं कि तुम ले जाओ सम्मन सर्व कराओ, लेकिन यहाँ पर हम वारंट प्राइवेट व्यक्ति से ले सकते हैं। अगर हमने प्राइवेट व्यक्ति को अथराइज किया तो क्या करेगा, सिंपल सी बात है कि एग्जीक्यूट करने के बाद वो व्यक्ति को सरेंडर कर देगा। क्लास 2 सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को हमने डायरेक्शन दिया तो वो क्या करेगा। तो यहाँ पर है कि जहाँ पे एक व्यक्ति को हमने डायरेक्शन दिया या 10 व्यक्ति को डायरेक्शन दिया, तो उसमें से जहाँ 10 व्यक्ति को डायरेक्शन दिया हूं तो वहां से उसमें से कोई एक व्यक्ति उसको एग्जीक्यूट करा सकता है। एक करा सकता है, 5 करा सकता है, 10 करा सकता है। ऐसा नहीं कि 10 को डायरेक्शन दिया तो 10 को 10 एक साथ होना जरूरी है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमने देख लिया कि सेक्शन 70 था जो फॉर्म था, कैसे कौन लिखेगा, कैसे लिखेगा, किसका सील होगा, किसका सिग्नेचर होगा। 71 हमने देख लिया कि बिलेबल वारंट है। बिलेबल वारंट क्या होता है कि एक डायरेक्शन दे दिया जाता है कि अगर ये व्यक्ति कंडीशन फुलफिल करने के लिए तैयार है तो उसको अरेस्ट करना, और जैसे कंडीशन फुलफिल करेगा उसको वहीं मतलब रिलीज करके आ जाना। नॉन बिलेबल वारंट की जब बात आती है तो उसमें ये होता है कि डायरेक्शन ये है कि उसमें आपको अरेस्ट करके लाना ही लाना है, कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। अब 72 था कि अगर वारंट को हम डायरेक्शन देंगे, कौन ले जाएगा प्रोफेसर को देने के लिए, कौन जाएगा व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, ग्राउंड में तो किसी न किसी को जाना चाहिए। तो हुआ क्या कि देखो पुलिस ऑफिसर की स्कार्सिटी हमेशा से रही है। तो मालूम होता है कि जैसे कई बार बहुत ही इमीडिएट अर्जेंट सिचुएशन हो जाए, वहां पे बाई चांस कोर्ट में कोई हो ही ना, या इस तरह का इंफॉर्मेशन मिल गया है कि हाँ व्यक्ति वहां पे कोर्ट के बाहर आकर खड़ा हुआ है, पुलिस है ही नहीं, और कोर्ट में 50 प्राइवेट व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो वहां पर प्राइवेट व्यक्ति जो कोर्ट में बैठे हुए हैं उनको भी डायरेक्शन दे सकता है कि लो वारंट वो कर दिया, इशू कर दिया हूँ, तुरंत जाओ, बाहर आदमी खड़ा है, अरेस्ट करके लेकर के आओ। तो वहां पर दोनों कंडीशन होना चाहिए। अगर एक कंडीशन मिसिंग है तो वहां पे फुलफिल नहीं होगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका वर्ड क्या है, एंड है। यहाँ पे एंड होना चाहिए, दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना चाहिए। अब 73 में आते हैं। 73 में वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। एनी पर्सन, देखो यहाँ पे जो था, आज 72 में भी हम प्राइवेट व्यक्ति को अथराइज कर रहे थे, लेकिन 72 का कंडीशन ये था कि जहाँ पे इमीडिएट नेसेसरी हो और वहां पे पुलिस अवेलेबल ना हो। लेकिन 73 में भी हम अथराइज कर रहे हैं, लेकिन 73 का कंडीशन 72 के कंडीशन से डिफरेंट है। पहली बात है कि यहाँ पे देखो स्पेसिफाइड कर दिया हमने, यहाँ पे सारे मजिस्ट्रेट को हम अथराइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ उसी मजिस्ट्रेट को अथराइज कर रहे हैं जो कि थोड़ा सुपीरियर है। जैसे सीजीएम को अथराइज कर रहे हैं कि सीजीएम यहाँ पर इस सेक्शन 73 को यूज कर सकता है, या मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इसको यूज कर सकता है। तो हम 72 और 73 में अगर जाएंगे तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, 72 में एनी कोड था, 72 में क्या था, एनी कोड था। देख रहे हो ना, वारंट में भी एक था ना, वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरली बी एग्जीक्यूटेड, मतलब वहां पे कोई कोर्ट का ये नहीं था कि कौन कोर्ट क्या करेगा कैसे करेगा। लेकिन यहाँ पर है कि सीजीएम वहां पे एनी कोर्ट था, वहां पे मतलब कोई भी कोर्ट वहां पे 72 का कोर्स ले सकता है। लेकिन 73 में यहाँ पे सिर्फ दो ही ले सकते हैं। कौन कौन ले सकते हैं, सीजीएम ले सकते हैं और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ले सकते हैं। तो ये स्पेशल हो गया 73। और यहाँ पे प्राइवेट व्यक्ति को आप डायरेक्शन देंगे। जब वहां पे हम 73 की बात आ रही, तो हम दो पार्ट थे 72 के, एक पुलिस ऑफिसर को भी हम अथराइज कर रहे थे और हम प्राइवेट व्यक्ति को भी अथराइज कर रहे थे। लेकिन 73 जो एक्सक्लूसिवली जो है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट व्यक्ति की बात करता है। तो पहला ये कौन कोर्ट इस 73 को यूज कर सकता है, सीजीएम यूज कर सकता है या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास यूज कर सकता है। आप क्या कर सकता है, यहाँ डायरेक्शन देगा। किसको डायरेक्शन देगा, अब प्राइवेट व्यक्ति को देगा जो कि उसके लोकल जुरिडिक्शन में है। अगर बाहर के बियॉन्ड जुरिडिक्शन में तो उस व्यक्ति को डायरेक्शन नहीं देगा। डायरेक्ट वारंट टू एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन। क्यों देगा, क्या करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए देगा। क्या करने के लिए देगा, वो अरेस्ट करने के लिए देगा। अरेस्ट करने के लिए देगा तो किसके अरेस्ट करने के लिए देगा, तो यहाँ तीन व्यक्ति हैं। या तो स्कैप्ड कन्विक्ट हो, स्कैप्ड कन्विक्ट मतलब ये होता है कि कन्विक्टेड पर्सन भाग चुका हो तो उसको हम स्कैप्ड कन्विक्ट कहेंगे। या तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब कि जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका हो, जिसका मैटर की 82 83 के अंतर्गत आता हो, तो उसको हम वहां पे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करते हैं। जैसे 82 देखोगे तो प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकंडिंग, तो 82 का जो प्रोविजन आता है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के रिगार्डिंग होता है।
तो या तो व्यक्ति स्कैप्ड कन्विक्ट हो, सजा हुई थी, जेल में से भाग गया हो, तो स्कैप्ड कन्विक्ट हो गया। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है कि कई बार होता है कि सम्मन वारंट इशू हो रहा है, वो प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है, मतलब वारंट इशू करने के बाद भी एक पार्टिकुलर टाइम खत्म हो चुका है और व्यक्ति कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो उसे हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देते हैं 82 के अंतर्गत। तो या तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब का मैटर हो, या तीसरा कंडीशन है, तीसरे कंडीशन के दो पार्ट हैं, या व्यक्ति इस तरह का ऑफेंस के लिए ऑफेंस का एक्यूज हो जो कि नॉन बिलेबल ऑफेंस हो, एज वेल एज ही इज इवेडिंग अरेस्ट, दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो मतलब ये होना चाहिए कि जो 73 का जो रिकोर्स लिया जा रहा है ये बहुत ही सीरियस मैटर में लिया जाता है। तो पहले के यहाँ पे स्पेसिफाइड जजेज हैं, सीजीएम और फर्स्ट क्लास। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे स्पेसिफाइड पर्पज के लिए ही यूज हो रहा है। यहाँ पे स्कैप्ड कन्विक्ट है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, और यहाँ पे नॉन बिलेबल ऑफेंस है। एंड साथ साथ में, एंड का मतलब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एंड दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना चाहिए। एंड का मतलब दोनों, मतलब कि नॉन बिलेबल ऑफेंस का हो और इवेडिंग अरेस्ट का हो। तो 72 और 73 में अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या डिफरेंस दोनों में, तो आप बताएंगे कि जब 73 जो है, 72 जो है रूल की तरफ बात करता है कि हम रूल क्या है कि पुलिस ऑफिसर की हेल्प लेंगे, लेकिन प्राइवेट व्यक्ति का हम एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे, पहला बात ये है। लेकिन 73 तो कंप्लीट एक्सेप्शन की बात करता है। दूसरा अंतर है कि 73 जो है, 72 है किसी भी तरह का कोई भी कोर्ट इसका वारंट आप अरेस्ट इशू कर सकती है, लेकिन 73 में सिर्फ हायर अथॉरिटी जैसे सीजीएम और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही कर सकते हैं। इसका मतलब 73 को जो है मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास यूज नहीं कर सकता, लेकिन 72 को मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी यूज कर सकता है, सेकेंड क्लास भी यूज कर सकता है, सीजीएम भी यूज कर सकता है। दूसरा अंतर, तीसरा अंतर यह है कि यहाँ पर जो है इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी, नो पुलिस ऑफिसर इज अवेलेबल। अब यहाँ पे ऑफेंस किस तरह का है, मतलब यहाँ बिलेबल ऑफेंस किया है, नॉन बिलेबल ऑफेंस किया है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, स्कैप्ड है, कुछ भी हो यहाँ आप यूज कर सकते हैं। लेकिन 73 में जब आप आते हैं तो यहाँ स्पेसिफाइड मजिस्ट्रेट यूज कर सकता है, और यहाँ पे तीन कंडीशन में होना चाहिए, या तो स्कैप्ड कन्विक्ट हो, दूसरा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, तीसरा नॉन बिलेबल ऑफेंस इवेडिंग द अरेस्ट। देखो मैं आपसे हमेशा यही कहूंगा कि जब प्राइवेट व्यक्ति की बात आती है, हमेशा कई बार इंटरव्यू में पूछ देता है कि भाई सीआरपीसी में प्राइवेट व्यक्ति को किस तरह के फंक्शन दिए गए हैं, किस तरह की ड्यूटी दिए गए हैं। तो प्राइवेट व्यक्ति को देखो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है कि सेक्शन 37 है। 37 के आसपास के दो तीन सेक्शन है जहां पर हम प्राइवेट व्यक्ति को ऑथराइज करते हैं, जैसे 37 है, 38 है, 39 है। इसमें सीधा सीधा एक ड्यूटी कर दिया गया है कि आप जो आम जनता है वो जज की पुलिस की सहायता करेगी। तो यहाँ पर इस तरह का जैसे 37 में है, 39 में है, 38 में है। तो पहला तो हम जैसे अरेस्ट करने गया, एक ही पुलिस है और एक्यूज चार हैं, तो एक पुलिस कैसे अरेस्ट करेगा। तो एक पुलिस जो है बाकी जनता से वो कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई वारंट हमें स्कूट कराना है, चार गो हैं, इन सबों को पकड़ने में मदद करो, तो वहां पे आप मदद करेंगे उसका। और कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन है तो सेक्शन 39 में आम पब्लिक जनता सरकार को देती रहती है, तो 39 हो गया। तो वहां पर हम जहाँ पे ऐड और वहां पे इंफॉर्मेशन देने की बात कर रहे थे 37, 38, 39 में, वहीं हम 43 में आकर के उसको हम अरेस्ट करने का भी पावर दे देते हैं। तो जब अरेस्ट करने का पावर देते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो इम्पोर्टेंट सीरियस मैटर, उसी में हम अलाउ कर रहे थे। जैसे मान लीजिए कि जब हम 43 पढ़ते हैं तो वहां पे जैसे कि आदमी ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या उसने नॉन बिलीवर और कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तब, तो इस तरह का। और दूसरा सेक्शन हो गया 72 हो गया, 73 हो गया। ये चार पांच सेक्शन है जो प्राइवेट व्यक्ति की बाउंड करता है कि आप कब पब्लिक सर्वेंट का आप हेल्प करेंगे। तो चार पांच सेक्शन का अपना एक जगह कलेक्शन कर लेना और पढ़ लेना। तो 73 हो गया। 73 के बाद अब हम आते हैं 74 में। 74 में मेकिंग ओवर ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। अब जैसे मान लीजिए कि अगर पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया है, तो जैसे मान लीजिए कि 72 में जो था वो कह रहा था कि हम किसको किसको डायरेक्शन दे सकते हैं, हम 72 में पुलिस ऑफिसर को भी डायरेक्शन दे सकते हैं और प्राइवेट को भी दे सकते हैं। तो जो सेकेंड पार्ट था प्राइवेट का, तो उसके जस्ट 73 उसकी बात हो गई। अब जब हम पुलिस को डायरेक्शन देंगे तो कैसे देंगे हम, तो कह रहा है कि वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर में आल्सो एक्यूटेड बाय अदर पुलिस ऑफिसर।
मतलब ये हुआ कि जैसे थाने में हमने एक व्यक्ति को, पुलिस को वो दिया, डायरेक्शन दिया। मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको डायरेक्शन दिया। अब इसको डायरेक्शन दिया, किसको हमने डायरेक्शन दिया? हमने डायरेक्शन ए को दिया कि ए जो कांस्टेबल है उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन गया तो एसएचओ ने कहा कि अरे भाई तुम ऐसा काम करो कि तुम वहां पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी आ रहे हैं, तुम वहां सिक्योरिटी देने चले जाओ और हम यहाँ पे बी को तुम्हारे जगह लगा देता हूँ। किसको लगा दिया? ओहो, किसको लगा दिया? बी को लगा दिया गया। तो ये अब ये हुआ, अब बी ने गया उसको अरेस्ट करके आ गया। तो अब एक्यूज का कहना है कि वारंट तो इशू हुआ था कि ए हमें अरेस्ट करके लाएगा, तुम कैसे अरेस्ट करके ला गए, करने के लिए आ गए। तो इसीलिए यहाँ पे 74 बता रहा है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दिया गया है तो उसको बाई अदर पुलिस ऑफिसर द्वारा भी मतलब कि अरेस्ट मतलब एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि हुज नेम, कंडीशन ये है, इंपॉर्टेंट है कि हुज नेम इज इंडोर्स्ड अपॉन वारंट बाय द ऑफिसर टू हुम इट इज डायरेक्टेड आर इंडोर्स्ड। अब इसमें क्या है कि जब ए जब जाएगा दूसरे काम के लिए, जैसे मान लो एसएचओ ने कहा कि ए ऐसा करो कि तुम पीएम के सिक्योरिटी के लिए चले जाओ। ये क्या कहेगा? ये सोचेगा यार कोर्ट ने तो हमें बोला है कि जेट को अरेस्ट करके लेकर के आना, अगर मैं अरेस्ट करके नहीं लेकर आऊंगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। ए बी को बोलता है, बी भी उसी पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल है। ए ने बी को कहा कि ऐसा करो कि मैं तो वहां नहीं जा पाऊंगा, तुम जाओ जेट को अरेस्ट करके लेकर आओ। तो तब ए को क्या करना पड़ेगा? ए क्या करेगा? उसी वारंट पर लिख देगा कि मेरी जगह पे बी अरेस्ट करने के लिए जा रहा है और इसको मैं अथराइज कर रहा हूँ। एक बात और ध्यान में रखना, यहाँ मैंडेटरी है, ए द्वारा उस वारंट पर लिखना मैंडेटरी है कि बी मेरी जगह पे जा रहा है। लिख रहा है ना कि हुज नेम इज डायरेक्ट इंडोर्स्ड अपॉन द वारंट बाय द ऑफिसर टू हुम इट इज डायरेक्टेड। उस ऑफिसर द्वारा जिसको डायरेक्शन दिया गया है। मतलब कांस्टेबल है तो कांस्टेबल ही लिख करके देगा। ऐसा नहीं कि सच्चो कहेगा नहीं ठीक है तुम जल्दी से चले जाओ, मैं तुम्हारे तरफ से लिख करके बी को दे दूंगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो 74 इंपॉर्टेंट हो गया कि वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। अब हम आते हैं कुछ 74, 75, 76, 77 पे। तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो दो सेक्शन तो यहाँ पे हम राइट की बात होगी कि एक्यूज को का राइट क्या होता है। जैसे आप अरेस्ट करने के लिए चले गए तो एक्यूज का क्या राइट होगा? एक्यूज का पहला राइट ये होगा नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस टू बी वारंटेड। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? नोटिफिकेशन मतलब इंफॉर्मेशन देना। जैसे आप पुलिस ऑफिसर हो, जैसे मान लीजिए बी गया अरेस्ट करने के लिए, तो बी की ड्यूटी क्या है? बी की ड्यूटी ये है कि उसको बताए कि भाई नोटिफाई द सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब किस ऑफेंस में मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया हूँ, वो बताएगा कि नहीं इसके फायदे क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए बी को अरेस्ट करने के लिए चला गया जेड, और जेड को वहां पे जेड की जगह वाई है। तो जैसे बी बोलेगा कि भाई तुम जेड हो, मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया हूँ, तो वो वाई वहां तुरंत करेगा अरे नहीं नहीं भाई तुम मुझे गलत पकड़ रहे हो, मैं जेड नहीं हूं, मैं तो वाई हूँ। तो इसीलिए कहा गया है कि जब भी वारंट इशूट कराने जाएंगे तो उसको आप सब्सटेंस बताएंगे। मतलब कि किसके खिलाफ वारंट इशू हुआ, क्यों इशू हुआ, क्यों मैं तुम्हें अरेस्ट करके लेकर जा रहा हूँ, ये सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस बताना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए कि जेड जेड ही है और जेड को सब्सटेंस बता दिया। अब जेड कहता है कि अच्छा तुम अपना वारंट दिखाओ भाई, ऐसा तो नहीं ना कि तुम गुंडा हो या नक्सलाइट हो, तुम अपना भेष बदल कर पुलिस के भेष में आ गए और तुम मुझे अरेस्ट करके लेकर के जा रहे हो। तो वारंट यहाँ पे दिखाना मैंडेटरी है। यहाँ सेल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भाई? सेल। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेल सेल मैंडेटरी बनाता है। अदरवाइज ऐसा क्या होगा, अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो जितने डाकू गुंडा डकैत हैं, फिरौती मांगने वाले हैं, या पुलिस की खाकी वर्दी सिलवा लेंगे और आएंगे और आपको अरेस्ट करके लेते जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे दो चीज है, इसके दो राइट हो गए। कौन कौन राइट हो गए? पहले तो सब्सटेंस जानने का राइट हो गया, दूसरा शो हिम वारंट। अगर उसको डिमांड करता है तो वारंट दिखाना भी आपका मैंडेटरी है। अब हमने कमेंट में इसको आर्टिकल 21 से वो करने का प्रयास किया है। आर्टिकल 21 भी इस तरह का बात करता है कि क्या कहता है आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो विथ वारंट हो चाहे विदाउट वारंट हो, क्योंकि वहां पे ये साइलेंट है कि विथ हो वारंट हो। यहाँ पे कह रहा है कि चाहे विथ वारंट आप अरेस्ट करने के लिए गए हो, विथ वारंट या विदाउट वारंट। वारंट देखो अरेस्ट आदमी दो तरह से होता है। जैसे मान लीजिए कि 41 के अंतर्गत अरेस्ट करना हो, क्राइम किया, मर्डर किया, मर्डर करके वो भाग रहा है, तो वहां पे अरेस्ट करने की बात आएगी तो वहां विदाउट वारंट। ऐसा तो है नहीं कोर्ट के पास जाएंगे वारंट लेकर के आएंगे इसके बाद अरेस्ट करेंगे, नहीं, उसे विदाउट वारंट होते हैं।
तो आर्टिकल 22 कहता है कि दोनों मामले में, चाहे विथ वारंट हो चाहे विदाउट वारंट हो, अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं तो आप उसको ग्राउंड बताएंगे कि किस मामले में मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। अब इसी तरह का प्रोविजन हमारे सीआरपीसी में भी है। क्या सीआरपीसी में प्रोविजन है? सीआरपीसी में 3 सेक्शन इस तरह के डील करते हैं जो ग्राउंड बताने की बात करते हैं। तो 3 में से 2 सेक्शन तो हमने देख लिया कि विदाउट वारंट के हैं। दोनों सेक्शन किसके बात कर रहे हैं? विदाउट वारंट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब तीसरे सेक्शन की जब हम बात करते हैं, जो हमारा इस सेक्शन से स्पेसिफाइड है, तो हम देख रहे हैं कि सेक्शन 75 जो है विदाउट विथ वारंट की बात कर रहा है। तो हमें जब भी आपको राइट आएगा, चैप्टर में डिस्कस करूंगा राइट ऑफ द एक्यूड का, तो राइट ऑफ एक्यूड में उसको सब्सटेंस जानने का, ग्राउंड जानने का एक राइट है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 के अंतर्गत है। और स्टैट्यूटरी राइट आपका अगर विदाउट वारंट अरेस्ट हो रहा है तो 50 में अरेस्ट हो रहा है। अगर सबॉर्डिनेट ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है तो 55 में बताएगा। विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहा है तो 75 में, विथ वारंट अगर अरेस्ट कर रहा है तब होगा। तो आपने देख लिया क्या, आपने देखा 2 सेक्शन 50 और 55 जो है विदाउट वारंट की बात कर रहे हैं और 75 विथ वारंट की बात कर रहे हैं। और आर्टिकल 21 22 दोनों राइट की बात करता है। तो 75 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस करूंगा। अगला चैप्टर यही है कि सेक्शन 76 कहता है कि जब व्यक्ति को आप अरेस्ट करते हैं, देखो एक बार बता दे रहा हूँ, याद कैसे करेंगे कब विथ वारंट है कब विदाउट वारंट है। जब भी अगर मैटर सेक्शन 70 से स्टार्ट होकर के 81 तक अगर आता है तो मान लेना कि विथ वारंट हो रहा है। अगर 70 से पहले के सेक्शन आ रहे हैं, पहले के सेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि सम्मन हो गया 61 से लेकर के, तो सम्मन में तो वारंट की बात ही नहीं है। तो मतलब 60 से पहले के और 41 के बाद तक के जो भी प्रोविजन आएंगे वहां पे विदाउट वारंट होता है, ठीक ना। तो इस तरह से एक टेक्निक होती है याद करने का कि कब हम याद करेंगे कब विदाउट वारंट हो रहा है कब विथ वारंट हो रहा है। तो याद हो गया 70 से लेकर के 81 तक जब भी बात आएगी तो विथ वारंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट वारंट इशू कर रही है। और 70 से पहले कभी भी अगर वारंट की बात आएगी तो मान लेना कि वहां विदाउट वारंट हो रहा है। अब हम 76 की बात कर रहे हैं। तो 76 में भी हम देखेंगे कि एक प्रोविजन है कि नो डिटेंशन बियॉन्ड द 24 आवर्स विदाउट द अथराइजेशन ऑफ द कोर्ट। इसमें भी हम 3 तरह के प्रोविजन देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? इसमें भी आर्टिकल 22 भी कहता है, 22 का क्लास 2 है। अब देखो यहाँ पे जो था, जो ग्राउंड बताने की बात आ रही थी, तो उसमें ग्राउंड में हम क्लास 1 ऐड कर रहे थे। कौन सा ऐड कर रहे थे? क्लास 1 का हेल्प ले रहे थे। लेकिन जब उसको 24 आवर अरेस्ट 24 आवर में प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे हम क्लास 2 की हेल्प ले रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर का आर्टिकल 22 भी कह रहा है कि अगर व्यक्ति चाहे विथ वारंट विथ या विदाउट वारंट अरेस्ट होता है तो विद इन 24 आवर में कोर्ट के सामने आपको प्रोड्यूस करना है, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ द जर्नी। लेकिन 57 कह रहा है कि अब ये 57 जैसे ही आया तो 70 से पहले का आ रहा है 57। तो 57 की जब बात आएगी, जो अरेस्ट हो रहा है तो अरेस्ट विदाउट वारंट है। तो यहाँ पर अरेस्ट विदाउट वारंट जब आप कर रहे हैं तो वहां पर भी विद इन 24 आवर में मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। अब जो 76 आएगी, तो 76 जब आ रहा है तो यह चैप्टर किस में आ रहा है? यह चैप्टर आपके 71 से लेकर के 81 तक आ रहा है, 70 से 81 तक आ रहा है। तो यह किसकी बात करेगा? यह आपके विथ वारंट की बात करेगा। तो आपने देख लिया कि हमें कब ध्यान रखना है। आर्टिकल की बात आएगी तो विथ और विदाउट हो। यहाँ पर भी आर्टिकल की बात थी, विथ और विदाउट था। जब हम 70 से पहले के जा रहे थे तो विदाउट विदाउट आ रहा था, यहाँ पर भी विदाउट आ रहा है। जब हम 70 के बाद आ रहे हैं, 70 से लेकर 81 के बाद बीच में आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि विथ वारंट इशू हो रहा है। तो ये मतलब कि 75 जो ग्राउंड बताने की बात कर रहा था, वहीं पे 76 जो है विद इन 24 आवर में मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है अरेस्ट होने के बाद। तो 75 76 आपके दोनों राइट है एक्यूड के। अब नेक्स्ट सेक्शन है जिसको कि हम 77 के रूप में मान रहे हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सेट कर दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी डिटेन नॉट टू बी डिटेन विद इन द 24 आवर विदाउट प्रोड्यूसिंग मजिस्ट्रेट हैज बीन नंबर। किस आर्टिकल में, मतलब कौन सा प्रोविजन इसमें ऐसे रिलेटेड है जो कहता है कि व्यक्ति को 24 आवर्स से ज्यादा
आप अपने कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। मतलब कि 24 आवर के भीतर भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। तो कौन कौन से हैं, तो ऑब्जेक्टिव में हम यही देखते हैं, सी का ऑब्जेक्टिव सही है। क्यों सही है, क्योंकि एक आर्टिकल 22 भी है जिसमें कह रहा है कि विथ और विदाउट वारंट हो, 57 है विदाउट वारंट हो, और 76 जो है विथ वारंट हो। इन तीनों मामले में 7 सी सही है। लास्ट सेक्शन में जो डील कर रहा हूँ कि ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एक्सिक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। इन एनी प्लेस ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप जुडिक्शन वाइज फिक्स कर देंगे कि हमारे जिले में ही आप ये अरेस्ट कर सकते हैं, आप बियॉन्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होगा कि आप में जैसे मान लीजिए कि वो गाजियाबाद का एक्यूज है, जैसे आप अरेस्ट करने के लिए तुरंत बाउंड्री लांग गया, मतलब ब्रिज क्रॉस कर गया, ब्रिज क्रॉस करते कहाँ की डिस्ट्रिक्ट आ गई मतलब कि उसकी हापुड़ की डिस्ट्रिक्ट आ गई। तो अब वो कहेगा कि नहीं आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में आ गया हूँ। अब वहां हापुड़ डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री में खड़ा होकर के इधर गाजियाबाद में जो पुलिस खड़ी है उसको गाली देगा। तो क्या करे, पुलिस को क्या करें? इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है कि भाई वारंट अगर इशू हुआ है तो उसका कोई पूरे भारत में कहीं पर भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा। बाकी जो सेक्शन है आपको 78 79 80 81 आप खुद से पढ़ लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कंक्लूड कर दिया। और हमने लास्ट में डिफरेंस किया। डिफरेंस में कल भी मैं बता चुका था, पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि सम्मन्स केस और सम्मन में अंतर होता है, वारंट्स और वारंट केस में अंतर होता है, और सम्मन और वारंट में भी अंतर होता है। पहला अंतर नंबर ऑफ कॉपीज का है। सम्मन में 2 कॉपी इशू होती है, वारंट में 1 कॉपी इशू होती है। साइन की बात आती है तो साइन यहाँ पर ये सीरियस मैटर नहीं है, तो कोर्ट भी साइन कर सकता है, जज भी साइन कर सकता है, या अदर ऑफिसर जिसको हाई कोर्ट अथराइज करे वह भी साइन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर वारंट सीरियस मैटर है, किसी के लाइफ लिबर्टी का मैटर होता है। इस मैटर में हम हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को अथराइज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ जज ही सिग्नेचर करेगा। अब जब काइंड्स की बात आती है तो सम्मन के कोई काइंड नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम वारंट की बात आती है तो वारंट 2 तरह के होते हैं, बिलेबल वारंट भी होते हैं और नॉन बिलेबल वारंट होते हैं। देखो यहाँ BW हो गया बिलेबल वारंट हो गया, और NBW हो गया तो नॉन बिलेबल वारंट हो गया। यही लीगल टर्मिनोलॉजी है और इसमें कुछ नहीं है। हम्म, ये BW हो गया, ये 2 तरह के हो गए। तीसरा अंतर हो गया, चौथा अंतर हो गया अपॉर्चुनिटी की बात आ गई। ओ चौथा अंतर आ गया अपॉर्चुनिटी की बात आ गई। अपॉर्चुनिटी में ये है कि काइंड की बात है, काइंड मैंने बता दिया। चौथा अपॉर्चुनिटी की बात है, हियर टाइम इज गिवन टू अपीयर। यहाँ पे जब सम्मन इशू होता है, सम्मन सर्व होता है, तो आपको टाइम दिया जाता है कि 1 जनवरी को सम्मन दिया गया तो टाइम दे दिया भाई 20 जनवरी को कोर्ट में आना है, 25 जनवरी को आना है। लेकिन यहाँ पर जब आप जाते हैं तो अगर नॉन बिलेबल और बिलेबल वारंट है तब तो अलग बात है, अदरवाइज आपको कोर्ट में अरेस्ट करके लेकर के आएगा वारंट के केस में। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर टाइम इज गिवन, क्या होता है यहाँ पे? टाइम इज गिवन, मेन टाइम आपको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हियर इट इज डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट टू अरेस्ट एंड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। डायरेक्शन इज द कैट टू अरेस्ट एंड प्रोड्यूस द कोर्ट। अब इसके मात्र एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो यही है कि जैसे मान लीजिए कि बिलेबल वारंट अगर है तो बिलेबल वारंट के मैटर में आप अरेस्ट तो करेंगे, आप अरेस्ट करेंगे तभी बिलेबल वारंट की बात आएगी। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव अरेस्ट होता है, अरेस्ट करते ही जैसे वो तैयार होता है कि बॉन्ड भरने के लिए, पार्टिकुलर सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हो जाता है कि इस पार्टिकुलर डेट को मैं आऊंगा, एंडोर्समेंट कर देता है, तो वहां पर तुरंत उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो रूल क्या है कि संबंध में रूल क्या है कि संबंध में व्यक्ति को टाइम दिया जाता है, और यहाँ पे रूल है कि उसे अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता है। एक एक्सेप्शन है, अनलेस से शुरू होता है, दैट इज द। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम वारंट कैन बी इशूड इन ल्यू ऑफ, देखो हाँ, अब यहाँ पर है कि सम्मन के केस में वारंट भी इशूड हो सकता है। सेक्शन 87 हमें यहाँ लिखना चाहिए था, तो जब हम सेक्शन 87 लिख देंगे तो ये बहुत ही पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम सेक्शन 87 लिखेंगे। सेक्शन 87 लिखने का मतलब क्या है हमारा? सेक्शन 87 कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज है जो पिछले क्लास में डिस्कस भी कर दिया था कि आपको सम्मन के मामले में भी आप वारंट इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का मैटर आपको मिलेगा कि कब सम्मन के केस में आप वारंट इशू करेंगे। लेकिन जैसे हम बात आती है यहाँ पे वारंट के मामले में आती है, तो वारंट के मामले में सम्मन्स कैन नॉट बी इशूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वारंट के मामले में वारंट ही इशू होगा। लेकिन फिर मैं कहता हूँ
कि वारंट केस और सम्मन केस में कंफ्यूज, वारंट केस और वारंट में अंतर कंफ्यूज मत होना। वारंट केस में सम्मन या वारंट इशू हो सकता है, 204 बी है, वो अलग पॉइंट है। सम्मन वारंट केस है वहां पे, लेकिन यहाँ पे वारंट है। वारंट के मामले में सम्मन इशू नहीं होता, वारंट जहाँ इशू होगा वहां वारंट इशू होगा। अलग बात है कि बिलेबल वारंट इशू और नॉन बिलेबल वारंट इशू अलग बात है। लास्ट पॉइंट है कि सम्मन शैल बी सर्व्ड बाय द पुलिस ऑफिसर और बाय एनी अदर पर्सन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब मतलब यहाँ कुल मिला जुला करके यहाँ पर ये है कि सम्मन्स को आप प्राइवेट व्यक्ति को सर्व कराने के लिए नहीं देंगे, प्राइवेट व्यक्ति यहाँ पे अलाउड नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट व्यक्ति यहाँ पे अलाउड नहीं है, प्राइवेट व्यक्ति इज नॉट अलाउड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपना अंडरलाइन कर लेना, नॉट अलाउड। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इवन द इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस द प्राइवेट व्यक्ति इज अलाउड। जैसे मान लीजिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या थे जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दो थे, एक तो हम सेक्शन 72 की बात आ रही थी, 72 में हम कुछ कंडीशन मेंशन कर रहे थे, दो कंडीशन हम दे रहे थे। पहला कंडीशन तो यही था कि पहला कंडीशन तो ये था कि जहाँ नीचे आओ भाई, पहला कंडीशन ये था कि जहाँ पुलिस ऑफिसर अवेलेबल ना हो वहां पर था। पुलिस ऑफिसर कैसे होता है भाई, पुलिस ऑफिसर ना हो, और दूसरा कंडीशन ये है कि जो इमीडिएट नेसेसरी की बात आ रही थी, इन दोनों मामले में हम दे रहे थे इमीडिएट नेसेसरी। और हम ये तो सॉरी एक सेक्शन 72 था, 73 नहीं था, 72 था। और दूसरा सर्कमस्टांसेस हम क्रिएट कर रहे थे जब हम प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में दे सकते थे, जिसमें कि सेक्शन 73 था। 73 में पहला तो 73 में पहला कंडीशन ये था कौन कौन दे सकता है, तो वहां पे सीजीएम दे सकता था, और कौन दे सकता था, सीजीएम के साथ साथ मजिस्ट्रेट जुडिशियल जेएम दे सकता था। कौन जेएम दे सकता था, फर्स्ट क्लास का दे सकता था, फर्स्ट क्लास का दे सकता। किस मामले में दे सकता था, तीन मामले में दे सकता था। पहला मामला यह था कि जहां पर स्कैप्ड कन्विक्ट हो, क्या था, ईसी स्कैप्ड कन्विक्ट हो। दूसरा था प्रोक्लेम्ड अफेंडर हो। और तीसरा कंडीशन यह था कि जहां पर कि वो नॉन बिलेबल ऑफेंस किया हो, कौन सा था वहां पे, एक मिनट लगेगा भाई, हम भी पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। तीसरा कंडीशन यह था कि जहां नॉन बिलेबल ऑफेंस हो और इवेडिंग अरेस्ट हो। तीसरा में दो पार्ट है, नॉन बिलेबल ऑफेंस हो एंड इवेडिंग अरेस्ट हो, इवेडिंग अरेस्ट हो। इस तरह से हम प्राइवेट व्यक्ति की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं नो प्राइवेट व्यक्ति, तो इस तरह से हमने डिफरेंस कर लिया। चलो, थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस।